हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है, हम सीटेट को ध्यान में रख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और उसी सीरीज में हम देखेंगे कि और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली जब हम बात करते हैं सोशल साइंस में तो उसमें आते हैं। तो जनरली जब भी हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो आपने देखा कि जब भी आप सोशल साइंस पढ़ते हो एनसीईआरटी इज योर बेस, जो कि आपकी फाउंडेशन बनाएंगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, करंट अफेयर को को रिलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस्ड अपॉन द ट्रेंड ऑफ द करंट अफेयर, बेस्ड अपॉन द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द सीटेट, हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर रहे हैं। सिर्फ हम प्रीवियस ईयर को देख ही नहीं रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इस तरीके से हम तैयारी करें कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमारी पूरी रिवीजन हो जाए। तो हम बीच बीच में उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। तो मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ताकि हमारी पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो उसी सीरीज में हमने कल 5th क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर पेन एंड कॉपीज एंड ट्राई टू सॉल्व विथ मी the seated special question. The first question and the series 6th question is: consider the following statement, assertion and reasoning. The correct option: assertion 1, Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallhead were busy in discovering ancient Indian text. Reason: because they are Orientalist. देखिए, जब भी आपके assertion और reasoning based क्वेश्चन आए, ठीक है, यानी कि जब भी आपके कथन और कारक के आधारित पर क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे रीजन जब भी आप पढ़ोगे, यहाँ पे आपको लगाना है वाई, देयरफॉर, क्योंकि। हिंदी वाले बच्चे क्योंकि लगा करके इसको पढ़ेंगे। जैसे इस तरीके से पढ़ना है: हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे क्योंकि वे प्राच्यवादी थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है ये समझ में आना चाहिए। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है। सो टेक अ लुक एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। फिर उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर and then we will discuss about it. All right, so let's have a look on this. देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। सोशल, किस तरह से सोसाइटी जो है ना इन ब्रिटिश के आने से हमारी समाज जो है ना इम्पैक्ट हुई। और ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इट्स क्लास 8 चैप्टर, क्लास 8 के बुक में आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नेथनियल हेलहेड वाज बिजी इन डिस्कवरी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। देखिए, जब ब्रिटिशर इंडिया में आए ना, तो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंकर्स थे वो थे थॉमस जेम्स, ठीक है, थॉमस जेम्स या फिर जेम्स जॉन्स, थॉमस जॉन्स, ठीक है। और वो कहाँ है, सबसे पहले कलकत्ता में, ठीक है, कैलकाटा। और ही इज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, वो इंसान जो कि 2 और 2 से ज़्यादा भाषाओं की जानकारी रखता है। तो ये जो हमारे जॉन साहब थे, आप देख लेना ये थॉमस है या फिर कुछ और है, बट ही इज जोन्स, ठीक है, जोन्स नाम था उनका। ये जोन्स साहब थे, ये इंडिया में आकर के 2 लैंग्वेज को सीखे, एक आपका संस्कृत, ठीक है, और एक है आपका पर्सियन, ठीक है, पर्सियन और अरेबिक। इन लैंग्वेज को उन्होंने सीखा और इंडिया के बहुत से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति और एक बुक थी, उनको उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ताकि लोग जो जाने कि इंडिया की कल्चर जो है ना वो कितनी वाइब्रेंट है। When he was learning about this संस्कृत एंड पर्सियन, तब उनको रियलाइज हुआ कि संस्कृत इज अ वेरी साइंटिफिक टेक्स्ट, ठीक है। संस्कृत क्या है, बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है और इससे बहुत सारी लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं। तो संस्कृत को उन्होंने बहुत ही अच्छा लैंग्वेज बताया
और नॉन वेस्टर्न जो लैंग्वेज होते हैं उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, लाइट वेटेड होते हैं, वो नॉन अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इंडियन जो लैंग्वेज होते हैं उनकी उन्होंने बहुत ही तारीफ की। जब ये जाते थे अपने घूमने के लिए कलकत्ता या फिर लाइब्रेरी में, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इनकी भेंट हो गई थॉमस कॉलब्रुक और नेथन हेलहेड ने। तो जब भी हम बात करते हैं लिंग्विस्ट के बारे में या फिर ओरिएंटलिस्ट के बारे में, अच्छा ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं? ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है स्टडी ऑफ ईस्ट, यानी कि आप पश्चिम चीज़ों की, यानी कि मान लीजिए ईस्ट में कौन है, इंडिया है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो दैट इज ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट यानी कि प्राच्यवादी। और ये ओरिएंट के कल्चर, ईस्ट के कल्चर, लैंग्वेज और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो ओरिएंट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ ईस्ट। तो जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हो तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की सब चीज़ों की भी स्टडी करते हो। तो यहाँ पे कह रहा है थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथन हेलहेड इज अ बिजी इन डिस्कवरी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। ऑफ कोर्स, क्योंकि सिंस द थ्री पीपल्स आर रिलेटेड टू द सेम प्लेस, क्योंकि ये तीनों क्या थे, लिंग्विस्ट थे। और आपको मैं बता दूं, ये जॉन साहब जो थे इन्होंने एशियाटिक जर्नल्स, इंडियन एशियाटिक जर्नल्स, आई थिंक एशियाटिक जर्नल्स, यस एशियाटिक जर्नल्स का इन्होंने स्थापना की थी। और ये बहुत ही फेमस जर्नल्स था, जो कि उसमें आपको बहुत सारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सो एशियाटिक जर्नल्स की खोज जो है ना थॉमस जोन्स ने की थी। अच्छा, एक और चीज़ जो आप जब आप कलकत्ता में जाएंगे, ठीक है, कलकत्ता में है आपकी विक्टोरिया हॉल। विक्टोरिया हॉल में आज भी जॉन साहब की मूर्ति है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। और उनके बगल में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जॉन साहब की मूर्ति है और इसके बगल में पंडित की मूर्ति है और यहाँ पे मुंशी की मूर्ति है। अच्छा, ये पंडित और मुंशी क्या होते हैं? मुंशी वो होते हैं जो कि मदरसा में आपको लैंग्वेज सिखाते हैं। मदरसा वो होता है जहाँ पे क्या होता है, आपको पर्शियन और अरबिक जो होता है ना सिखाने के लिए आपको मुंशी हायर करते हैं। तो मुंशी क्यों हायर करते थे? एक्चुअली जब पहली बार ब्रिटिशर आए ना, तो उन्हें लगा कि अगर हम इंडिया पे रूल करना चाहते हैं तो इंडिया के कल्चर को जान करके उस तरीके से हम जानेंगे तो लोगों के बीच में हम ज़्यादा देर तक रूल कर पाएंगे। तो मुंशी हायर किए गए थे, मदरसा सेटअप किए गए और वहाँ पे मुंशी को असाइन किए गए ताकि वो क्या करे, लोगों के बीच में पर्शियन और अरबिक जो लैंग्वेज है उसको वो सिखाए। उसी तरह से पंडित क्या होते थे, दे आर हायर्ड टू टीच द हिंदू संस्कृत लैंग्वेज। चाहे आप बनारस में जाके देख लो, बनारस कॉलेज हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन की लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना, ये जो होता है ये उनको कहते हैं लिंग्विस्ट। और इसमें जो तीन नाम है वो बहुत ही फेमस है, वो है आपके जॉन साहब, वो है आपके नेथन हेलहेड और वो है आपके हेनरी थॉमस, ठीक है, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक। तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जस्ट लेट मी जूम इट, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज योर क्वेश्चन। यप, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, ठीक है, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक जो है and Nathan Halhead was busy in discovery ancient Indian texts. Yes, it is right. क्योंकि वो क्या थे, ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है। लिंग्विस्ट भी सही है, लिंग्विस्ट ओरिएंटलिस्ट, क्योंकि वो लिंग्विस्ट और ओरिएंटलिस्ट थे तो इस वजह से बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, जब भी हम ओरिएंट का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ईस्ट। ईस्ट की जब आप स्टडी करते हैं तो आप स्टडी कैसे करोगे, टेक्स्ट को ढूंढ के ही, टेक्स्ट को, लैंग्वेज को रीड करके। तो इस तरीके से दे आर बिजी इन डिस्कवरिंग एंड लर्निंग दिस टेक्स्ट। सो हियर वी कम टू नो दैट ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नन अदर देन दिस वन। जस्ट हैव अ लुक। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दें, इंडियन हिस्ट्री, तीन जो लिंग्विस्ट, जब भी हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो तीन लिंग्विस्ट यानी तीन जो है ना भाषाविद को ध्यान देते हैं। और ये जो जॉन साहब थे ना, विलियम जॉन्स, यस थॉमस जोन्स नहीं है, विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स जो थे ना वो 1783 में कलकत्ता में आए। उन्होंने एशियाटिक रिसर्च जर्नल्स की खोज की थी
और उन्होंने संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज बताया था, वेस्टर्न लैंग्वेज को नॉन सीरियस और लाइट हार्टेड लैंग्वेज बताया था। उन्होंने मनुस्मृति और शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम, यस इट इज शकुंतलम को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और थॉमस कॉलब्रुक और नेथन हेलनेट आर अनदर लिंग्विस्ट हु इज वर्किंग विथ विलियम जोन्स। और लिंग्विस्ट कौन होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और होता है, वो होता है आपका कि ब्रिटिश को क्या पड़ी थी संस्कृत के बारे में जानने की या फिर अरबिक के बारे में जानने की, क्योंकि उनका मानना ये था कि जब हम ओरिएंट के बारे में पढ़ेंगे, ओरिएंटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट की स्टडी करेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, उनके लैंग्वेज को जानेंगे, तो हम जो है ना लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। कहते हैं ना कि जब आप किसी पे कमांड करते हो तो आपको क्या करना है, उसे समझो। तो इस तरीके से उन्होंने समझने की कोशिश की थी। वारेन हेस्टिंग जो थे ना उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता के मॉडल के आधार पे मद्रास में ना प्रेसिडेंसी सेट की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स, यस इट इज नॉट द विलियम जोन्स। उस टाइम जो मूर्ति मैंने बताई थी विक्टोरिया में, वो जो थे, मैं आपको मूर्ति दिखा सकती थी, बट ये जो थे ये वॉरेन हेस्टिंग थे जिन्होंने क्या किया, विलियम जोन्स को बुलाया था एज अ लिंग्विस्ट कि वो आ करके पढ़ाई करे। बगल में उनके मुंशी और यहाँ पे पंडित देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इट्स नॉट द विलियम जोन्स, इट्स द वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि उस टाइम के वायसराय और गवर्नर जनरल थे कलकत्ता के। मुंशी कौन होते हैं, जो पर्सियन आपको सिखाते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप जो देखोगे ना कि मदरसा 1971 में 1781 में इसलिए वहां पे सेटअप की गई की क्योंकि लोग जो है ना अरबिक और पर्सियन को सीख सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट मी जूम इट आउट, जस्ट सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चोला एम्पायर, ऑफ कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री। ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है और यहाँ से आपको चोला एम्पायर के बारे में पता करना है। पलिचंद्रम, पलिचंद्रम ये क्या है, साल भोगा, देवदाना, वेलंग वगई, ये जो है ना कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैच करना है कि लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, की वैसा भूमि जो कि जैन के इंस्टीट्यूशन को दान में दिया जाता था। लैंड टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि लैंड, वैसा लैंड जो कि नॉन ब्राह्मण या जो ब्राह्मण नहीं थे उनको दिया जाता था। लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के बनाने के लिए लैंड दिया जाता था। लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स, यानी कि मंदिर बनाने के लिए जब आप लैंड गिफ्ट करते हो, सो दिस इज व्हाट। तो ये चार जो है ना टर्म्स आपके दिए हुए हैं और आपको इसमें सही मिलान करना है। यह है आपके ऑप्शन 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 और कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए होंगे और आपको इसमें से राइट वन ढूंढना है। तो जस्ट हैव अ लुक एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज चोला एम्पायर इज वेरी नोन एंड वेरी डाइवर्स एम्पायर। और उन्होंने जो लैंड जो है ना बहुत सारे चीजों के लिए ग्रांट किया। सो these are the particular term used for the each kind of donation and what is the terms given here. देखिए जब भी हम बात करते हैं पलिचंद्रम, पलिचंद्रम, ठीक है, पलिचंद्रम क्या है पता नहीं, लेट मी शो यू इसका हिंदी, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म्स है ना दीज आर वेरी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड। पलिचंदम, पलिचंदम, ठीक है, ये पलिचंदम है। और ये जो लैंड होते हैं ये क्यों दिए जाते थे, कह रहा है पलिचंद्रम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी हुई भूमि, किसी विद्यालय के निर्माण में दी हुई भूमि। देखिए ये जो पलिचंदम है ये जैन लोगों को दान में भूमि दिया जाता था, उन्हीं को हम कहते हैं पलिचंदम। यानी कि ए का आपका 1 होगा, ए का 1 इसमें भी है इसमें भी है। फिर कह रहे हैं कि देवदान, देवदान क्या होता है, जब भी आप ब्राह्मण को भूमि दान देते हो ना, दैट
एक है वेल्ला वगाई और एक होता है भोगा। देखिए यहाँ पे शाला भोगा होता है, आपने नाम सुना होगा पाठशाला, पाठशाला, ठीक है। यहाँ का साला जो है ना दैट इज साला भोग। साला भोग मीन्स कि विद्यालय के द्वारा, विद्यालय के निर्माण के लिए जो आप भूमि देते हैं, यानी बी का जो होगा वो थर्ड होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं बी का थर्ड, दिस वन, यस। फिर उसके बाद सी का फोर, देवदान, यानी कि मंदिर के निर्माण के लिए दी गई भूमि। देव यानी कि देवता के लिए दी गई भूमि, मंदिर के लिए दी गई भूमि, यानी कि सी का आपका फोर होना चाहिए। सी का फोर यहाँ पे दिया हुआ है। विल्ला वगई क्या होता है? गैर ब्राह्मण, ठीक है, यानी जो ब्राह्मण नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कॉर्पोरेट हो गए या फिर बिजनेसमैन हो गए, तो गैर ब्राह्मण किसानों को, ठीक है, उनको अगर भूमि देते हो तो इसे कहते हैं वेल्ला वगई, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सेकंड ऑप्शन है जो है ना वो सही है। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए चोला एम्पायर जो है ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर, जिनकी क्षेत्र जो था वो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। चोला डायनेस्टी की जब भी हम बात कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा लैंड जो है ना वो दान में देते थे। और आपने देखा बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स होते हैं वो उनके एज में क्या हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो जब भी हम बात करें पलिचंडम के बारे में, तो चोल साम्राज्य के शाही अधिकार जो होता है ना टैक्स फ्री, आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। और ये जो होता है ना ये आपको लैंड दिए जाते थे रॉयल ऑफिसर के द्वारा, टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और ये जनरली जैन जो भिक्षु होते हैं उन्हीं को दिया जाता था, ठीक है। जैन जो संस्थान होते थे उनको दिया जाता था कि आप जो है ना इस पर अपना काम कर सकते हो। विल्ला वगैरह क्या होता है? लैंड टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट फॉर प्रॉपर्टीज, यानी कि जब आप गैर ब्राह्मण किसानों को संपत्ति में भूमि देते हो, दैट इज वेल्ला वगई। देवदान क्या होता है? लैंड गिफ्टेड फॉर द टेम्पल्स, टेम्पल्स के निर्माण के लिए जब आप लैंड देते हो दैट इज देवदाना। और साला भोगा क्या होता है? लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ब्राह्मण देव क्या होता है? लैंड जब आप ब्राह्मण को देते हो, और नॉन ब्राह्मण को कहते हैं वेल्ला वगई। सो दीज आर द स्पेसिफिक टर्म फॉर द लैंड डोनेशन बाय द चोलास। सो यू शुड हैव टू, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन आता है ना तो उससे हम क्वेश्चन को प्रिज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इट हैज बीन कीप आस्किंग बाय द सीटेट इन एनसीईआरटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट डज बेवार रेफर टू सेंट्रल इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जूम इट, आई थिंक आपको विजिबल होगा, बट लेट मी, यप, यहाँ पे कह रहा है कि बेवार का मतलब क्या होता है सेंट्रल इंडिया में। क्या बेवार वो होता है ए फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल, यानी कि वैसा भूमि जिसको हम बिना कल्टिवेट किए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अ टर्म यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए ये एक टर्म यूज किया जाता है। शिफ्टिंग मतलब झूम खेती, ठीक है, झूम खेती के लिए जो टर्म यूज किया जाता है क्या वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि लैंड को मेजर करने के लिए एक इकाई है, उसी को कहते हैं बेवार। द वेस्ट लेफ्ट विच इज बीन इन द स्मेल्टेड, यानी कि धातु को गलाने के लिए जो वेस्ट बचता है ना उसी को हम कहते हैं बेवार। आपको बताना है कि ये जो बेवार है सेंट्रल इंडिया में किसको कहते हैं। जस्ट ट्राई टू गेस एंड देन वी विल एक्सप्लेन इट। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो कि आपके एनसीईआरटी से बाहर से पूछा गया है। ऑल द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय द एनसीईआरटी। सुना, सारे क्वेश्चन के जो सिलेबस है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, और ये सब एनसीईआरटी के से रिलेटेड है। बट इसको हमें थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ आप 6 और 8 क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, ये आप अब उनको पढ़ाने जा रहे हैं। सो यू शुड हैव नो बेटर, तभी आप उनको पढ़ा सकते हो। सो बेस्ड ऑन दिस आप जो है ना खुद को एक शिक्षक मान करके अपना प्रिपरेशन करना है। सो सीटेट इज ऑल अबाउट teaching 6 to 8 class, and to teach them you are supposed to know the extra as compared to the children. तो एनसीईआरटी को अगर 6 और 8 क्लास के बच्चों की तरह पढ़ोगे तो हो सकते हैं कि ये सब चीजें जो है ना आप स्किप कर दो। बट जिस दिन आप मान के चलोगे कि यू आर अ टीचर, तो आप जो है ना उस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। चलिए देखते हैं बेवार, ये जो टर्म है, ये टर्म यूज किया गया है
एक तरह की खेती के बारे में, ठीक है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी का बुक निकालोगे, तो उसमें टाइप ऑफ फार्मिंग दिया गया है कि कितने तरह के फार्मिंग है, और उसमें जो एक फार्मिंग का नाम है वो है झूम फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम है, आप देखोगे ना। रीजन में जो पहले जो लोग थे, नोमैडिक पीपल, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, वो झूम फार्मिंग करते थे। और झूम फार्मिंग क्या होता है, आप क्या करते हो, लैंड, आप किसी मान लो कि यहाँ पे फसल उगाए, ठीक है, और नोमैडिक पीपल जो घुमंती लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के फार्मिंग करते हैं। और आपने फार्मिंग करके क्या किया, ये वाला जो एरिया है उस पर आग लगा दिया, ठीक है, कल्टीवेशन निकाल करके, या फिर जो पूरा आपने खेती निकाल ली, उसमें से प्रोडक्शन निकाल लिया, तो इस खेती पे स्लैश एंड बर्न, यानी भी आप उसमें आग लगा देते हो। आग लगाने से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो पुनः बना रहता है, ठीक है, और आप दूसरे लैंड पे मूव कर जाते हो। फिर जब आप आते हो सीजन चेंज होने के बाद, तो वो जो लैंड होता है वो उतना ही फर्टाइल रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो नोमैड्स लोग थे, दे आर वेरी इको फ्रेंडली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, या फिर इस लैंड के बारे में कुछ नहीं। दे जस्ट बर्न दिस फील्ड, ताकि जो है ना कल्टीवेट फर्टाइल बना रहे। तो इस तरीके से उन्होंने बेवार जो शब्द है वो सेंट्रल एशिया में झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है, ठीक है। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, झूम कल्टीवेशन के बारे में ना आपको बार बार क्वेश्चन जो है ना आपको सीटेट में पूछने को मिलेगा कि सेंट्रल एशिया में कहा क्या कहा जाता है, या फिर ईस्टर्न एरिया में क्या कहा जाता है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए जब भी हम झूम कल्टीवेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसको हम स्लैश एंड बर्निंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, यानी कि एक जगह से आप मूव कर रहे हो तो दूसरी जगह पे ना आप शिफ्ट करते हुए ये कल्टीवेशन करते हो। ये जो लोग हैं वो घुमंतु लोग और पुराने जमाने के लोग जो है ना वो ज्यादा करते थे, ठीक है। और ये जो है ना, ये आप मध्य प्रदेश में जो बैगर ट्राइब होते हैं वो ये इस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। इसको स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। डिफरेंट एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, झूम, बात्रा, विवार, कुमारी। इस तरीके से एक कल्टीवेशन के अनेक नाम हैं बेस्ड अपॉन द रीजन, किस क्षेत्र में हम हैं इस पे डिपेंड करता है इसका नाम। तो ये जो है ना सीटेट बार बार पूछता है, मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, ईस्टर्न रीजन में क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर कीप आस्क्ड बाय द सीटेट। When we move to the 9th question, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, let me zoom it for you. Yes. Here is your question. Just see this. In Madras Presidency, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, which of the following reformer formed the Association for Widow Remarriage? कि जब भी हम विडो रिमैरिज की बात करते हैं, विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, तो किस रिफॉर्मर ने जो है ना वो एसोसिएशन बनाया था, वो गुट बनाई थी, या फिर एक तरह की संस्था बनाई थी, आपको इसके बारे में बताना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, वीरा सलिंगम पंटुलू, राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। ये जो है ना आपको ये 4 ऑप्शन है और आपको इसमें सही बताना है, ठीक है। देखिए 4 तरह की प्रेसिडेंसी, 4 तरह की बोल रही हूँ, 3 तरह की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। मद्रास में किसने बनाया वुमेन के लिए, विडो रिमैरिज के लिए, आपको ये बताना है। लेट मी क्लीन इट, ताकि जो है ना आप आंसर को अच्छे से देख पाए। Yes. Just try to attempt this question and then we explain it, because this is very important question। और again ये question NCERT से पूछा गया है, सोशल सिस्टम, सोशल रिफॉर्म, इन सब के बारे में ये क्वेश्चन है। ऑल राइट, लेट्स कम टू द आंसर। इन मद्रास प्रेसिडेंसी, देखिए मद्रास की बात की जा रही है, ये जो है ना आपके नॉर्थ की बात नहीं की जा रही है। जब नॉर्थ की बात करें तो 1 मिनट के लिए आपके मन में डाउट होगा कि क्या ये स्वामी दयानंद सरस्वती है, क्या ये राम मनोहर लोहिया है, सॉरी राजा राम मोहन रॉय है। इस तरीके से आपको डाउट आएगा जब आप नॉर्थ से पूछा, बट यहाँ पे आपको क्लियरली कह रहा है मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी साउथ में आपको पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप दो जो ऑप्शन है आप उसको निगेट कर सकते हो कि साउथ में ये नहीं आते हैं, ठीक है।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आपको साउथ में नहीं आते। ये जो टर्म है वीरोसलिंगम पंतलु इज द इम्पोर्टेंट हु बिलोंग टू द इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर, समाज सुधारक हैं जिन्होंने क्या किया, पहली बार वुमेन के लिए एसोसिएशन बनाया। ठीक है, वुमेन को फिर से विडो वुमेन को फिर से क्या करना है, रीमैरिज करने की आज्ञा देनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं और सारे थिंकर्स की, ये भी हमारे जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सावित्रीबाई फुले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि शी इज द फर्स्ट फीमेल जिन्होंने वुमेन को एजुकेट कराने के लिए स्कूल्स बनाए। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो विरसालिंगम पंतलु, यहाँ ऑप्शन में जो आपका दे रखा था, इट्स मे बी ब्लर, सो इट्स अ विरसालिंगम पंतलु, ये दोनों एक में है। विरसालिंगम पंतलु जिन्होंने क्या किया था, विडो रिमैरिज की बात की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती भी आर्य समाज से रिलेटेड, जब भी हम बात करते हैं तो वो आर्य समाज से रिलेटेड है। ठीक है, और उन्होंने विडो रिमैरिज की बात की थी। बट रिमेंबर इट इज इन लाहौर पाकिस्तान एंड इट इज इन नॉर्थ में बात की थी, साउथ में नहीं बात की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एजुकेशन से रिलेटेड की वुमेन को एजुकेशन देना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, विद्यालय को खोलना चाहिए। राजा राम मोहन राय की जब भी हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी। सती प्रथा पे उन्होंने क्या कहा था कि देयर शुड बी सम स्टॉपेज ऑन सती प्रथा। सो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है और उसको क्या करना है, एनसीईआरटी से कोरिलेट करना है। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कीप आस्किंग बाय द सीटेट, और आपको उससे रिलेटेड धीरे धीरे तैयारी करते रहनी है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आई थिंक इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कोशिश ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन बनाए ही ना, बल्कि उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी रिवीजन भी होते रहे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे ना यू विल बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को, यू विल बी लॉस्ट कि किस तरीके कौन सा चीज में ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। बट क्योंकि ये आपके एग्जाम का टाइम है, ये आपकी एग्जाम नियर आ रही है, तो आप क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे जब आप रिवाइज करोगे तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द स्टेटमेंट ओरू जाति, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट या फिर स्लोगन बेस्ड आएगा कि ये स्लोगन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द स्टेटमेंट, यानी ये जो कथन है, ओरू जाति ओरू मात्रम ओरू देवम मनस्मृति, यानी वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है, मनुष्यानु, ठीक है, व्हाट वाज गिवन बाय, ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया, श्री अरविंदो, श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो है ना, ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, सभी ह्यूमन के लिए ये एक होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, आपको ये बताना है। जस्ट हैव अ लुक एंड ट्राई टू गेस दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट। जब भी हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्मर की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, वन जाति एक रिलीजन, ठीक है, और एक देव, एक जो है ना आपके गॉड है, सभी मनुष्य के लिए ऐसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, वो कहा श्री नारायण गुरु ने कहा, ठीक है। और बट ये जो क्वेश्चन है ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर के बारे में पता होना चाहिए। तो श्री नारायण गुरु इज द एक्यूरेट आंसर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दयानंद सरस्वती, ही आल्सो गिवन द स्टेटमेंट जैसे गो बैक टू वेदास की ओर लौटो, ये जो है ना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट। So here we will try to stop it, because in the next session we'll try to cover the rest of the question that has been keep asked by the CTET. Let me remind you that we are not just covering the question answer, we were also trying to revise the NCERT
as in the term of question has been asked by the सीटेट। तो हमारी सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को कवर करना है, कितने सटीक तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं कम टाइम पे, ये जो है ना हमारी मोटिव है। तो आने वाले एग्जाम में यानी कि 20 तारीख तक, आज आपका बहुत ही कम दिन बच गए हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को रिवाइज करें, ताकि टू द पॉइंट जो है ना हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, सो मीट यू सून in the next session of PYQ session related to CTET. All the best for your preparation.